फर्स्ट कॉपी बनाने का आइडिया मतलब मेरे ख्याल से आइडिया बचपन से ही किसी को भी आ सकता है। तो आइडिया हमेशा से था बिकॉज दिस वाज मोर लाइक एन एक्सपीरियंस जो हम सब ने जिया है। ये स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है। सीरीज बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 90s का बॉम्बे रिक्रिएट करना है। बॉम्बे जो आज है वो 90s में बिल्कुल नहीं था। लुक एंड फील है सीरीज का, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आया था हमें। ये भी था कि कोई हर्ट नहीं हो, सीरीज देखने के बाद ये सब इंजॉय करके जाए। हमें फ्रेश फेस चाहिए था, जो भी देखे वो देखते के साथ में स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करें। ऑडियंस से मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि खुश होके निकले ये शो देखने के बाद। फर्स्ट कॉपी बनाने का आइडिया मतलब मेरे ख्याल से, अगर आपने शो देखा हो या शो के बारे में जानते हो जो कि वीसीडी पायरेसी के ऊपर है, ये आइडिया बचपन से ही किसी को भी आ सकता है जो ये एरा में जिया है या जो इस एरा के अंदर थोड़ा बहुत भी रहा होगा। तो आइडिया हमेशा से था बिकॉज दिस वाज मोर लाइक एन एक्सपीरियंस जो हम सब ने जिया है। पर जब मैंने देखा कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, स्कैम्स के ऊपर बना रही है, स्पेशली जब हर्षद मेहता स्कैम हो गया और तेलगी स्कैम है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं उनके ऊपर बना रही है। बट जिस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है जो कि पायरेसी है, जिस इंडस्ट्री की वजह से सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को लॉस हुआ है, उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बनाया। तो आई थॉट दैट कि ये स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है और आइडिया फिर वहीं से आया और वहीं से फर्स्ट कॉपी का जन्म हुआ। तो सीरीज बनाते वक्त का सबसे ज्यादा चैलेंज क्या था? सीरीज बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 90s का बॉम्बे रिक्रिएट करना है बिकॉज सीडी और वीसीडी का जो एरा है वो अभी है नहीं। अगर आप किसी जेनजी से पूछोगे कि वीसीडी को बर्न करना है तो वो लिटरली शायद ले लेगा और जाके डीवीडीज और वीसीडी को बर्न करना शुरू कर देंगे बिकॉज लिमिटेड नॉलेज और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो एरा आया था। तो इट वॉज वेरी स्पेसिफिक के 90s के एरा को रिक्रिएट करना है। वही सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि बॉम्बे जो आज है वो 90s में बिल्कुल नहीं था। और चाहे आप छोटे मोहल्लों में भी चले जाओ बॉम्बे के, तब भी आपको वो नहीं मिलेगा। तो वी हैड टू मूव टू हैदराबाद एंड रिक्रिएट द एंटायर सेट, रिक्रिएट द एंटायर वाइब्स ऑफ 90s। और कपड़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। तो स्टाइलिंग, कॉस्ट्यूम, तो जो लुक एंड फील है सीरीज का, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आया था हमें। इस प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कैसे किया? इस प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करने के लिए जैसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो जब से छोटे थे तब से ही था, जो खुद के एक्सपीरियंसेस थे हमारे कि पायरेसी कैसे हो रही है, कंज्यूमर कैसे यूज़ कर रहा है। बट डीप रिसर्च करने के लिए मैंने बहुत सारे फिल्म मेकर्स से मिला, जैसे मधुर भंडारकर सर और संजय गुप्ता सर। और इन लोगों से मैंने इनके एक्सपीरियंसेस जाने कि जब इनकी फिल्में रिलीज़ हो रही थी, जैसे कांटे थी और मुसाफिर थी, या मधुर सर की चांदनी बार थी, तो वो भी लीक हुई थी। ये सारी फिल्म्स बहुत सुपर हिट हुई थी बट डीवीडीज और सीडीज पे हिट हुई थी, थिएटर्स में इतनी बड़ी हिट नहीं थी। तो इन्होंने जब मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस बताए तो वो मतलब किसी बुक में नहीं है, किसी न्यूज़पेपर में नहीं है। तो सबसे डिटेल्ड रिसर्च जो हुई है वो दैट वाज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। और वो ये फिल्म मेकर्स ही थे जो प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स थे। एक्सपेक्टेशन है आपकी वो क्या लेके निकले शो देखने के बाद? ऑडियंस से मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि खुश होके निकले ये शो देखने के बाद और इन्जॉय करे। जिन लोगों ने 90s का एरा जिया है वो ये देख के फिर से खुश हुए कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बताई हैं ये होती थी। और जिन्होंने नहीं जिया है उनके लिए एक जो हसल लाइफ जी रहे हैं और जो एक मोटिवेशन के लिए जी रहे हैं, वो देख के करे कि रैग्स टू रिचेस की स्टोरी कैसे होती है। मैसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो कि पार्ट 2 के अंदर शायद ज़्यादा क्लियरली आएगा कि पायरेसी कितना बड़ा ज़हर है पूरी इंडस्ट्री के लिए, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ फिल्मों के लिए और वेब सीरीज़ के लिए। आजकल कंटेंट पायरेसी भी होती है। जैसे आपने अगर कोई भी चीज़, इन्फॉर्मेशन है, अपना खुद का कंटेंट बना के अपने हैंडल पे डाल दिया, वो 10 लोग कॉपी करके आपका डाल देते हैं उनके हैंडल्स पे। तो जो व्यूज़ आपको आने हैं वो उनको जा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है ऑडियंस से कि पायरेसी बंद करें, ओरिजिनल थोड़ा सा खुद क्रिएट करें और आइडियाज़ भी खुद के क्रिएट करें। यही एक मैसेज है। फर्स्ट कॉपी बनाने के बाद आप बॉलीवुड से असली रियलिटी एक्सपोज कर रहे हो, ये बॉलीवुड क्यों किया? बॉलीवुड की असली रियलिटी एक्सपोज करना, मतलब एक्सपोज तो नहीं कह सकते बट ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में जो पेन था, जो बॉलीवुड में जो दर्द था इस पायरेसी को लेके, जो कोई कहानी नहीं बोल रहा था इस बारे में, और बाकी सारी हम कहानियां बोल रहे थे कि पैसों का इतना बड़ा स्कैम हो गया, क्रेडिट कार्ड का स्कैम हो गया, एयरलाइंस का स्कैम हो गया।
बट जो बॉलीवुड का दर्द था कि वो सारे स्कैम बताते हुए उनकी फिल्में जो लीक हो रही थी, 100 दिन एक पिक्चर के ऊपर काम होता है, और कैसे प्रोड्यूसर्स इस चीज़ के ऊपर से सफ़र कर रहे थे, कैसे पब्लिक इस चीज़ को सफ़र कर रही थी, वो पेन बताने की कोशिश की है। एक्सपोज से ज़्यादा आप कह सकते हो कि मतलब उनको रिफ्लेक्ट किया है कि उनका एक्चुअल पेन क्या है व्हेन इट कम्स टू मूवी मेकिंग। इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को लिखा है क्या है, किसी बड़े नाम से प्रेशर आया है या कुछ सीन्स हटा हटा दो करके? तो बड़े नाम से प्रेशर तो नहीं आया, खैर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमें रिफ्रेन करनी पड़ी, क्योंकि आजकल छोटी सी भी बातों पे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, तो हम लोगों ने मेक श्योर किया, और स्पेशली मुनव्वर भी है तो मतलब उनकी कोई भी बात कैजुअली भी वो कह जाते हैं तो कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो हम लोगों ने रिफ्रेन किया बहुत सारी चीज़ों को कि अगर छोटी सी भी चीज़ है और एक छोटी सी कम्युनिटी या किसी एक इंसान को भी हर्ट हो रहा हो तो हम उसको नहीं करेंगे, फिर चाहे उसमें कितना ही मज़ा क्यों ना आ रहा हो, वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी था कि कोई हर्ट नहीं हो, सीरीज़ देखने के बाद ये सब इंजॉय करके जाए। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट लेवल पे हमने इसको अवॉइड की है। मेरे ख्याल से बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स और भी हैं बॉलीवुड के, और फिल्म इंडस्ट्री के ओवरऑल, सारे बॉलीवुड ही नहीं, चाहे साउथ इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्री के, वो हम लोगों ने बस टच किए हैं, हम उसके इन डेप्थ नहीं गए हैं ताकि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, और वो एक कॉन्शियस एफर्ट था हमारे लिए। मनोहर के साथ भी मनोहर की कास्टिंग की बात की जाए तो मतलब कैसे, मतलब क्या तेरी बाबा एक मनोहर को लिया जाए? मुनव्वर, जब शो का एक आइडिया आया कि पायरेसी के ऊपर हमें कुछ बनाना है, उसके बाद में ये थॉट था कि पायरेसी की रिसर्च कर ली और स्टोरी हमने बना ली। जब स्टोरी बना ली तो स्टोरी मज़ेदार तो थी, और ये पहले स्टोरी बना रहे थे हम डॉक्यूमेंट्री के लिए, कि हम इसके ऊपर एक कोई बहुत बढ़िया सी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जो पूरा बॉलीवुड को और पायरेसी स्कैम्स को एक्सपोज करेगी। बट जब मुनव्वर का एक स्टैंड अप देखा, डोंगरी का राइडर, या वैसे ही कुछ नाम था उसका, बाइकल्ला का राइडर या डोंग, और मैंने कहा कि ये बंदे में जो मस्ती है, जो चुलबुलापन है, और यही चुलबुलापन, यही मस्ती हमें हमारे कैरेक्टर में चाहिए, आरिफ में चाहिए, जो पायरेसी करता है, जो शुरुआत तो करता है कि कुछ पैसे कमा लो इसके अंदर, बट बाद में उसको मज़ा आने लगता है, और बाद में जितना वो जीतता जाता है उसको एक मज़ा आने लगता है, और वो एक मोर देन चोरी से ज़्यादा उसके लिए एक क्या कहते हैं उसको, चुलबुलापन है उसके लिए, और वो मुनव्वर के फेस पे ही था। और तो जैसे ही स्टोरी लॉक हुई, जैसे ही हमने स्क्रिप्ट लॉक की, वैसे ही हमें चाहिए था कि कोई एक ऐसा फेस नहीं हो जिसने बहुत सारा काम किया हो, जिस पे टैग हो कि अच्छा इसका ये परफॉर्मेंस के साथ इसको कंपेयर किया जाए, उस परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाए। हमें फ्रेश फेस चाहिए था, और हमें ये चाहिए था कि जो भी देखे वो देखते के साथ में स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करे, ना कि अच्छा हमने इस एक्टर को इस कैरेक्टर में देखा था। तो मुनव्वर ये सारी चीज़ें अपने साथ लाते थे, उनके पास में कोई बैगेज नहीं था, बिल्कुल ही एक एम्प्टी स्लेट थे, ऑडियंसेस ने उनके कोई एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं देखी थी, और वो बहुत बहुत ज़्यादा मैच करते थे हमारे एक्चुअल कैरेक्टर आरिफ के साथ में, रियल लाइफ में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन तो यही रहा कि अगर ये शो बन रहा है तो मुनव्वर के साथ ही बनेगा। इनफैक्ट बहुत सारे OTT और बहुत सारे चैनल इस बात से राज़ी भी नहीं थे कि मुनव्वर उस शो पे एज अ लीड एक्टर आए, बिकॉज किसी ने उनका परफॉर्मेंस नहीं देखा था। पर आज बात बदल गई है, आज लोगों ने उनका परफॉर्मेंस देखा है, और मुनव्वर से ही बात की है मैंने कल, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग उनको ऑफर्स लेके आ रहे हैं, OTTs ऑफर्स लेके आ रही है फिक्शन शोज़ के लिए, फिक्शन फिल्म्स के लिए। तो वही है, हमने वो रिस्क लिया, और जो हमने उनके परफॉर्मेंसेस में देखा था, और आज वो सबने देख लिया है, एंड एवरीवन इज श्योर दैट दिस गाय कैन एक्ट एंड दिस गाय इज अमेजिंग। और जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब मनोहर ने, जैसे आपने कहा कि एक्टिंग की नहीं थी पहले, स्टैंड अप कॉमेडी की, स्टैंड अप कॉमेडी से एक एक्टर के उसमें का सफर, और मतलब फिर उनको एक्टिंग मतलब कि ऑल राउंड मतलब कि फिल्म करते वक्त सीखनी पड़ी, तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम थी आपके लिए? हाँ, तो एक चीज थी कि जब लिख रहे थे तो इतना कंफर्ट था कि आरिफ का कैरेक्टर और मुनव्वर का कैरेक्टर बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसा मुनव्वर है वैसे ही आरिफ है। बट जब हमने शूट करना शुरू किया, और जब हमने सबसे पहले एक टेस्ट शूट किया, तो ये समझ में आ गया कि आप अगर रियलिटी में भी वैसे कैरेक्टर जैसे इंसान हो, लेकिन अगर आपको जब सेकेंड टेक में सेम लाइंस बोलनी पड़े तो आप सेम वे में नहीं बोल सकते हो, थर्ड टेक में फिर दोबारा कुछ चीज़ें होती है, और वो चीज़ सबसे बड़ी हमारे लिए एक हर्डल थी। तो हमने फिर वर्कशॉप्स की मुनव्वर के साथ में, और उन्होंने मतलब ही इज़ अ वेरी क्विक लर्नर,
मुझे उनकी बहन ने बताया था कि उसने गाड़ी जब खरीदी थी तो गाड़ी खरीदने से पहले उनको गाड़ी चलानी नहीं आती थी। तो जिस दिन गाड़ी ली उसी के 10 मिनट में या 15 मिनट में उन्होंने गाड़ी चलाना सीख भी लिया और मतलब आज वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं शायद। तो हर चीज़ के अंदर ही ग्रास्प वेरी क्विकली। एक्टिंग के साथ में भी यही रहा। तो जितना उन्होंने वर्कशॉप्स में इम्प्रूव किया, जितना उन्होंने फर्स्ट डे पे इम्प्रूव किया, वैसे ही उनके हर टेक में होता था कि पहला टेक एक लेवल का होता था, बट जब तक हम 5वें या 7वें टेक पे पहुंचते थे एंड ही यूज्ड टू गिव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। कुछ जगह पे ऐसा भी रहा कि हमें टेक्स ही नहीं लेने पड़े, जहाँ पे मुनव्वर के रोने के कुछ सीन्स है अगर आप देखेंगे तो ही नेवर यूज ग्लिसरीन, ही नेवर यूज्ड एनीथिंग। वो इनफैक्ट मेरे ख्याल से उनका मेथड जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये था कि वो एक कॉर्नर में जाता था और एक कोई डार्क इंसिडेंट को अपने दिमाग में सोचता था, और वो दोबारा जब स्क्रीन के सामने हम जब जैसे ही एक्शन बोलते थे उसके पहले वो कहता था प्लीज कोई बात मत करना मुझसे क्योंकि मैं वो ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। और वो रियल में फूट फूट के रोता था। तो एज अ डायरेक्टर और डीओपी जितने भी थे हम लोग वहाँ पे सेट पे थे, हम सबको ये लगा कि इस टेक का रीटेक तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कुछ टेक्स हैं जो उन्होंने वन टेक में दे दिए, कुछ के अंदर इम्प्रोवाइज किया है, बट जैसे मैंने कहा कि तीसरे चौथे टेक ऑनवर्ड्स ही इज लाइक एक्सीलेंट। फीमेल कैरेक्टर्स की बात की जाए सीरीज में तो थोड़े स्टीरियोटाइपिकल लगे हैं, क्या आप कॉन्शियसली ऐसा दिखाना चाहते हैं? फीमेल कैरेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा स्टीरियोटिपिकल है, बट अगर आप उनका कैरेक्टर्स का एक एक कैरेक्टर का डेप्थ देखेंगे और एक एक फीमेल प्रोटोगनिस्ट के डिटेल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि पहले कभी ये नहीं दिखाया गया है। तो हाँ फेमिलियर इसलिए है बिकॉज अगर आपने एक हीरोइन को देखा होगा, येस्टरईयर हीरोइन, तो बहुत सारी 90s की फिल्म में देखा होगा, तो वो लोग एग्जिस्ट करते थे इसलिए ऐसा लग रहा है कि हाँ ये स्टीरियोटिपिकल है। बट अगर आप उनके पेन को देखोगे, उनके कैरेक्टर के लेयर्स को देखोगे, तो वो बिल्कुल ही नहीं है। आशी ने जो वाइफ का रोल प्ले किया है वो मुझे बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने एडवाइस किया था कि हीरो हीरोइन को हस्बैंड वाइफ मत बनाना, कभी भी वेब सीरीज में भी मत बनाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहने दो और फिर एक एक्स्ट्रा अफेयर होगा तो लव ट्रायंगल बनेगा। बट मैंने ये सोचा था कि नहीं, ये कहानियां एक्चुअली में होती है। बाइकल्ला में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे, या अगर आप मोहम्मद अली रोड जाओगे या आप दादर जाओगे तो वहाँ पे चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो या महाराष्ट्रन फैमिलीज हो या कोई भी हो, 17-18 साल का 19 साल का लड़का हो जाता है, वो कहते हैं कि लड़का जिम्मेदारी नहीं ले रहा, काम नहीं करता, इसकी शादी करा दो। अब शादी करा दोगे जिम्मेदारी आ जाएगी, काम करेगा। तो वही कैरेक्टर था मुनव्वर का, वही कैरेक्टर था आरिफ का, कि उनकी कहानी कौन बताएगा कि जिनकी अर्ली एज में शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बट जब तक कि वो शादी को समझते हैं और 24-25 साल में पहुंचते हैं, देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर मेच्योरिटी। एंड जब उनकी लाइफ में मोना जैसा कोई कैरेक्टर आता है जो इतना कुछ दुनिया में देख के आया है बिकॉज ऑफ बीइंग एन एक्ट्रेस, इतनी सारी फिल्में की, अब फिल्में चल नहीं रही है, तो दुनिया का बदलता हुआ रवैया देख के आया है, तो वो क्या लेके आता है? वो मतलब आरिफ को मोना चुप करा देती है अपने विजडम से। तो अगर आप सरफेस लेवल पे देखोगे और उनका लुक एंड फील देखोगे तो कहोगे कि हाँ ये तो कैरेक्टर स्टीरियोटिपिकल है और ये हीरोइन है और ये ऐसा है। बट अगर आप थोड़ा सा सीरीज के अंदर जैसे जैसे आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हो, वैसे वैसे आपको लगेगा कि हर कैरेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा लेयर्स और डेप्थ है। सर आपको क्या लगता है कि फर्स्ट कॉपी सच में इंडस्ट्री को बस बदलेगा या बस एक और कंटेंट भी बन के रह जाए? फर्स्ट कॉपी से इंडस्ट्री में एटलीस्ट जो पुराने तरीके थे जो पब्लिक तक के लेके आए हैं कि किस तरीके से फर्स्ट कॉपीज बनती थी, कैसे रील का, और मेरे ख्याल से हमने जो बताया ऐसे इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे पहले रील्स पे पायरेसी होती थी, अब रील्स नहीं आती है, यूएफओ के थ्रू फिल्म्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है थिएटर के अंदर, तो वो रील्स वाली पायरेसी हट गई। पहले सेंसर में जाती थी तो सेंसर की कुछ सिक्योरिटीज लूप थे उसके अंदर, वो वाली लेयर्स हट गए। तो इंडस्ट्री को बदलना ये मोटिव नहीं था शो का, या किसी को बदलना ये मोटिव नहीं था, ये था एक एंटरटेनमेंट है और एक रीसेंट हिस्ट्री है जिसके बारे में सबको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज 90s का दौर जिन्होंने जिया है उनको तो खैर पता ही है, बट जो अगली जनरेशन आ रही है, जो जितने व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा बेंचमार्क स्टोरी होगा ये, और एक अच्छा एंटरटेनमेंट है। जैसे आपको हमेशा से चोर पुलिस की कहानी हमें बहुत पसंद आती है, तो ये एक चोर पुलिस की कहानी है जिसके अंदर अगर चोर हीरो हो
तो लगता तो है कि हाँ चोर ही जीत जाए अच्छा है, बट एथिकली आपको पता है कि पुलिस को जीतना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट कॉपी जैसे पायरेसी तो आज भी चलती है, तो क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए ऐसा कि मतलब कि एकदम स्टॉप हो जाए? देखिए पायरेसी जो है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कंज्यूमर। और फर्स्ट कॉपी जो टाइटल है ये सिर्फ इस सीरीज का टाइटल नहीं है, इनफैक्ट दिस इज़ अ होल फ्रेंचाइज। फर्स्ट कॉपी हमने अभी वीसीडीज पे बताई है। ऑफ कोर्स आगे जाके आप देखेंगे कि कैसे चेंज हुआ है और एंटरटेनमेंट में फर्स्ट कॉपी होती है। बट अगर आप ध्यान से टाइटल के ऊपर ध्यान दे तो आपने सुना होगा कि इसने फर्स्ट कॉपी वॉच पहनी है, इसने फर्स्ट कॉपी शर्ट पहना है, इसने फर्स्ट कॉपी जूता पहना है। हर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है फर्स्ट कॉपी, हर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है पायरेसी, कि लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके एक डिज़ाइन बनाते हैं और वो डिज़ाइन को चोरी कर लेते हैं। या एक आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, वो बहुत देर तक के बैठ के कंटेंट के ऊपर सोचता है, कई महीने लगा देता है, कहीं चुपचाप बैठता है, लोगों से कट ऑफ कर देता है और फिर वो बनाता है। और जब उसका रीच नहीं होता, कुछ 5-6 हज़ार लोगों तक जाता है और वो थोड़ा वायरल हो जाता है या थोड़ा सा दिखने लगता है, तो लोग उसका कॉपी बना के डाल देते हैं। तो फर्स्ट कॉपी हर चीज़ के अंदर है और मेरे ख्याल से ये जल्दी बंद नहीं होगा, बिकॉज आई सेड कि इसका रीज़न है कंज्यूमर, कि डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अगर किसी का कंटेंट भी चोरी हो रहा है तो क्योंकि उसका कंटेंट उतना तेज़ी से पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए चोरी होके लोगों तक पहुंच रहा है और फिर हिट हो रहा है। वैसे ही मूवीज़ के साथ में भी था कि मूवीज़ थी, स्टोरी बहुत बढ़िया अच्छी थी, बट लोगों तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि थिएटर्स कम थे। कपड़ों के साथ में भी ऐसा है कि कपड़े आपको अच्छे तो पहनने हैं, जूते आपको अच्छे तो पहनने हैं, बट उसका दाम इतना महंगा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बट आपको वही स्टाइल पहनना है क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझ पे सूट होगा, तो आप फिर पायरेसी पे स्विच करते हो। तो फर्स्ट कॉपी एक बहुत बड़ा इशू है और मेरे ख्याल से हम भी यहाँ पे नहीं रुकना चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट अ फ्रेंचाइज ऑफ दिस एंटायर एरा, विच नॉट जस्ट 90s एंड 2000 बट फर्स्ट कॉपी इन जनरल जो एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री में। सर आपकी बात करिए, पर्सनल में आप डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं, आप शॉर्ट फिल्म भी बना चुके हैं और अब जो है आपने ये शो बनाया है। अब इसके बाद क्या फ्यूचर फिल्म में देख सकते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? तो हाँ मतलब हर इंसान को अपनी लाइफ में ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर वो वहीं पे वही काम करता रहेगा तो मतलब फिर वो एक कंफर्ट जोन में आ गया है। तो जैसे मैंने अपना फर्स्ट शो प्रोड्यूस किया था और लिखा था अम्मा, जो जी टीवी पे था, उसके बाद मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं टीवी पे दोबारा कोई शो नहीं करूँगा, बिकॉज आई वांटेड टू ग्रेजुएट, नॉट बिकॉज कोई प्रॉब्लम थी या कमी थी, कि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता था। हमने जब डॉक्यूमेंट्रीज़ की और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले उस डॉक्यूमेंट्रीज़ को, तो लगा कि नहीं अब फिक्शन वापस से करना है और कहानियाँ और सुनानी है। आज सीरीज़ हैं, जो 2-3 सीरीज़ हैं वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और नेक्स्ट येस ऑफ कोर्स वी आर प्लानिंग फॉर अ गुड मूवी, एंड हमारे प्लान्स थोड़े से हैं कि हम साउथ सिनेमा से शुरू करें, बिकॉज एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहा ही है हमारी सबकी लाइफ पे, और प्लस लगता है कि डेडिकेशन लेवल अलग है। फर्स्ट कॉपी भी हमने साउथ में ही जाके शूट किया था, हैदराबाद में। एंड फाइनली येस, द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने अभी अनाउंस किया है फर्स्ट कॉपी के साथ में, वो है आंगड़िया, जिसमें महेश मांजरेकर सर हैं और मुनव्वर के साथ में। मुनव्वर का ये सेकंड वेब सीरीज़ होगा मोस्ट प्रॉब्ली। और आंगड़िया टाइटल इटसेल्फ सेज हवाला बिजनेस जो पैसों का होता है उसके ऊपर है। तो अगर फर्स्ट कॉपी को अगर आप 10 पे मानते हैं तो हम आंगड़िया को एटलीस्ट 100 पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, एंड इट्स गोना बी अ फुल एक्शन पैक सीरीज। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? जिस माई मैसेज इज दैट के मैंने भी बहुत मेहनत से बनाया है फर्स्ट कॉपी, ऑल दो सब्जेक्ट इतना क्रिटिकल है, बट मैं कुछ लोगों से मिला जिन्होंने कहा कि वो फर्स्ट कॉपी शो को टेलीग्राम पे देख रहे हैं या टोरेंट से देख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ फर्स्ट कॉपी की फर्स्ट कॉपी ना बनाएं और इसको जाके आप Amazon MX प्लेयर पे देखें। बिकॉज अगर रीज़न ये था कि एंटरटेनमेंट महंगा है, तो एंटरटेनमेंट अब फ्री हो गया है और आप जाके प्लीज़ एंजॉय करें। और जो भी आपके ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं वो आप दीजिए, मतलब कहीं पे भी लिख सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते, बट दैट्स हाउ वी ऑल विल ग्रो एंड दैट्स हाउ वी विल इम्प्रूव। सो प्लीज़ गो एंड वॉच फर्स्ट कॉपी। सेकंड सीजन की बात की जाए तो सेकंड सीजन आपने कहा कि आ रहा है, तो सेकंड सीजन में और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा?
सेकेंड सीजन, अगर आपको फर्स्ट सीजन आपने देख लिया, आपको मज़ा आया है और लग रहा है कि ये सारे तरीके ही थे कॉपी बनाने के, तो बिल्कुल नहीं। सेकेंड सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा मसाला है, विजुअली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सेकेंड सीजन में बिल्कुल आपको लगेगा कि अब मैं 90s की फिल्मों में आ गया हूँ, बिकॉज उसमें कई सारे गाने हैं। उसकी जो शूट है वो इंटरनेशनल हुई है, वो मॉरिशस में एक स्केड्यूल शूट हुआ है। आपको रोमांस देखने मिलेगा मुनव्वर का, जो इस सीज़न में बस हमने सीड किया था, वो सेकंड सीज़न में रिवील होगा। मोना का जो कैरेक्टर है, जो इस सीज़न में सिर्फ सीड हुआ था, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ था, वो सेकंड सीज़न में आएगा। बहुत सारी नई स्टारकास्ट देखने के लिए आपको मिलेगी, जो आपने इससे पहले शायद फिल्म्स में ही देखी है, उन्होंने सीरीज़ नहीं की है, तो उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच।